नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे साथ है बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी जी। नमस्कार सर, कैसे नमस्कार हैं? दरपाल। बिल्कुल ठीक। सर, साल लगभग खत्म होने को और 3 महीने बाद ये वित्त वर्ष भी खत्म हो जाएगा। सरकार ने न केवल नए कैलेंडर ईयर बल्कि नए वित्त वर्ष की भी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में हर सेक्टर के दिग्गजों से सलाह ली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल अलग अलग सेक्टर्स के सीईओ के साथ बैठक की। बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, हेल्थ केयर, स्ट्रक्चर वगैरह। सर, रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज को कम करने, स्टार्टअप और एग्जिस्टिंग बिजनेस के बीच रिलेशन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ट्रेड बढ़ाने को लेकर विस्तार से बात की गई। और ये मीटिंग दूसरी इस तरीके की मीटिंग थी। सवाल आपसे ये है कि हर साल होने वाली ऐसी मीटिंग्स क्या केवल औपचारिकताएं सरीखी होती हैं या फिर इनसे फीडबैक्स को सीरियसली लिया जाता है? अब की बजट में इन मीटिंग्स का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल। बैठकों से निकलता क्या है, और मेरी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ऐसी बैठकों में बहुत ध्यान से महज एक औपचारिकता के नाते नहीं बैठते हैं। ऐसी बैठकों में निमंत्रण भी बड़े गिने चुने, सोचे समझे व्यक्तियों का होता है, जिनसे लेटेस्ट ट्रेंड्स इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और सब लोगों ने बाहर आके एक औपचारिक प्रकार की बाइट भी दी है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि क्या हुआ। पर हकीकत ये है, जहां तक मेरी जानकारी है एक पत्रकार के नाते, कि काफी दिलचस्प डिस्कशंस होते हैं और प्रधानमंत्री बहुत अटेंटिवली सुनने वाले व्यक्तियों में से माने जाते हैं, जो किसी भी विषय पे काफी ध्यान से इंडस्ट्री के सुझाव को सुनते हैं। और अब जो ये बैठक हुई है, ये पहली नहीं थी। उससे कुछ दिन पहले भी एक बैठक हुई थी, और बजट से पहले एक क्रम बना हुआ है कि प्रधानमंत्री, उद्योग जगत, आर्थिक सलाहकार, वेंचर फंड इंडस्ट्री, प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप के जो इकोनॉमीज से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मिलके सुझावों का आदान प्रदान करते हैं। और कहीं ना कहीं पे सरकार भी अपने जो स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ जो उन्होंने चीजें की हैं, ये भी कहा जाता है। जैसे एक कुछ वर्ष पहले की बैठक की एक की बात बता रहा हूँ, तो मुझे किसी एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मुद्दे उठाए और इंडस्ट्री के लोगों को कहा कि देखिए, ये सब किया गया है, इसका आप लोग भी थोड़ा प्रचार करिए, उपयोग करिए, ताकि जनमानस में ये बात क्लियर हो कि क्या किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे जहन में है कि कैसे सारे सेक्टर्स और सभी लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। ये एक बड़ा कंसर्न रहता होगा ना सिद्धार्थ सर, क्योंकि होता अक्सर यही है कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। बिल्कुल। और केंद्र सरकार का बजट जो है वो सबको खुश रख पाए, और इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतने सारे जो घटक है अलग अलग, सबके लिए किया जाए, ऐसा संभव नहीं होता है हर बारी। पर ये जरूर है कि एक सलाह और सुनने की प्रक्रिया से इंडस्ट्री को भी ये महसूस होता है कि हमारी सुनवाई है, क्योंकि कई बारी कुछ पेचीदा ऐसे मसले होते हैं। मैं जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जीएसटी, जो टावर्स हैं, उसके बगैर टेलीकॉम मोबाइल सेवा चल नहीं सकती। उस पे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि जब जीएसटी कानून बना उसको एक्सक्लूड किया गया, और वो काफी बड़ी एक अमाउंट बनी है। अभी अभी हाल फिलहाल में दूरसंचार विभाग ने वित्त मंत्रालय को इस विषय पे ध्यान देने के लिए कहा है। 50-55 हजार के करीब का अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे जटिल विषयों को कई बारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री की बैठक का विषय था, पर ऐसे विषय भी कई बारी उठाने पड़ते हैं। इनसे पॉलिसी मेकिंग की टॉप लेवल पे ये जानकारी मिलती है कि जहां नीति तो ठीक है, कई बारी नीति के निर्धारण और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप्स रहती है, उनको पूरा करने के लिए भी ऐसी बैठकें बड़ी स्वादपूर्ण होती है। और एक आखिरी बात इस विषय पे, प्रधानमंत्री केवल औपचारिक रूप से 10-15-20 लोगों को मिला के साल में 1-2 बारी मिलने वाले नहीं है। वो अलग अलग व्यक्तियों से, हर प्रकार के व्यक्तियों से वन ऑन वन भी मिलने की उनकी एक काफी प्रैक्टिस है। हर चीज का प्रचार नहीं किया जाता है, पर मेरी जानकारी अनुसार बहुत मीटिंग्स होती हैं, और जो काफी इम्पोर्टेंट लोगों के साथ प्रधानमंत्री मीट करके कांस्टेंट फीडबैक लेते रहते हैं आर्थिक नीतियों को लेकर। जी, इसीलिए करीब करीब 2-3 महीने पहले से ही बातें करना शुरू हो गई है। सीधे चलते हैं दूसरी खबर जो VRRR को लेकर है। खबर पर सिद्धार्थ जी से बात करेंगे, इससे पहले आइए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
तो हम जानते हैं कि आरबीआई सिर्फ एक नियामक संस्था ही नहीं है, बल्कि बैंकों का बैंक भी है। मतलब जैसे बैंक हमको पैसे देते हैं और उस पर ब्याज वसूलते हैं, और जब हमारे पैसे जमा करते हैं तो हमें ब्याज देते हैं, ठीक यही काम आरबीआई बैंक्स के साथ करती है। और रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले तय समय के लिए कर्ज देता है। इसके उलट यदि बैंक्स आरबीआई के पास अपने पैसे जमा करे तो उन्हें जिस दर पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अब वी ट्रिपल आर पर आए तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। तो बेसिक समझने के बाद आइए सिद्धार्थ जी से खबर का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। खबर यह है कि आरबीआई ने अपनी रिलीज में बताया कि सेंट्रल बैंक पहली बार 3 दिनों का वी ट्रिपल आर ऑप्शन कंडक्ट करेगा। सामान्यतः 7, 14, 28 दिन का होता है। सिद्धार्थ जी, देखिए, जो आपने जो एक्सप्लेनेशन दी, मैं उसमें से एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि आने वाले जनवरी से अब कुछ ही दिन बचे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि वेरिएबल रिवर्स रेपो जो है उसी द्वारा लिक्विडिटी को मैनेज किया जाएगा। और ये जो तरलता जिसे हम कहेंगे, लिक्विडिटी को जो हम कहेंगे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी भी इकोनॉमी में पैसे का जो बहाव है, जो फ्लो है, मनी फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहना चाहिए, यही अर्थव्यवस्था का चक्र है। और ये व्हील चलते रहना चाहिए। अगर इसमें रुकावट आती है तो अर्थव्यवस्था पे बहुत संगीन परिणाम निकलते हैं। मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन हुई तो हमने देखा नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत एक प्रकार से चक्का जाम का माहौल आ गया। जीएसटी हुआ तो टैक्सेशन को लेके रीसेटिंग हुई, और भी कई चीजें होती हैं। ये जस्ट एक उदाहरण के नाते मैं दे रहा हूँ। अभी की स्थिति में क्या हो रहा है? अभी पिछले 1.5-2 वर्षों से एक इजी मनी और लो इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली की एक रिजीम आरबीआई ने रखी हुई है, क्योंकि कोरोना की मार से भारत की इकोनॉमी को उभारना था। पिछले कुछ सप्ताहों में अब ये क्लियर हो गया है कि जैसे जैसे इकोनॉमी वापस आ रही है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है, और ये महंगाई की दर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसी भी इकोनॉमी में मनी फ्लो को लेके। तो मनी फ्लो को मैनेज करना कम या ज्यादा का विषय नहीं है, उसको मैनेज करना और उसको फाइन ट्यून करके चलाना, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। और ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें एक टूल की वेरिएशन इस्तेमाल किया जाता है। और ये पैसा जो है आरबीआई, हमने बार बार ये आपके शो में जानकारी दी है कि आरबीआई क्योंकि सारा नेशनल एक प्रकार से ट्रेजरर है, वो बैंकों को कितना पैसा दिया जाए, कितना लिया जाए, जो दोनों टाइप की रेट्स होती हैं उस पर दर कितनी दी जाए, उसका परिणाम जो आम आदमी जो कोई स्कूटर लोन, मोटर लोन के लिए, होम लोन के लिए बोरो कर रहा है, और जो बड़े उद्योग बोरो कर रहे हैं, उससे इसका डायरेक्ट संबंध है। और अभी तक हमने देखा है कि 9 बारी आरबीआई ने अपने जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट को लेके बैठक करते हैं, अभी तक 9 बारी लगातार उस रेट को अनचेंज रखा है और अपनी स्टांस को अकोमोडेटिव रखा है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि किसी भी प्रकार की स्थिति जैसी घटे तो आरबीआई क्विकली रिएक्ट करेगा। अब आखिर में ओमिक्रॉन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक शब्द भी ऐसा था शायद महीना भर पहले जो किसी को पता नहीं था, और ओमिक्रॉन को लेके चिंताएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं मार्केट्स में। कल बड़ी एक रिएक्शन हुई, आज मार्केट अलग प्रकार से बिहेव किया, रिवर्स हुआ थोड़ा बहुत ट्रेंड का। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल बैंक है वो उसने ये संकेत दिया है कि जनवरी से मैं वेरिएबल रेट रेपो रखूंगा, और उसके द्वारा मैं लिक्विडिटी को मैनेज करूंगा, और ग्रोथ को लेके और ओमिक्रॉन और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक अकोमोडेटिव स्टांस अपनाऊंगा। आरबीआई का स्टैंस एकोमोडेटिव रहेगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, और पिछले 9 बार से रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में एमपीआई कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। तीसरी खबर कोल सेक्टर को लेकर है। अभी कुछ समय पहले ही COP26 समिट हुआ था, जिससे हमने खर्चा पानी में कवर किया था, आपसे बात भी की थी। अब कल यानी सोमवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोल से ही आपूर्ति हो सकेगी। दूसरी तरफ नीति आयोग के मुताबिक भी इस दशक के अंत तक 250 गीगावाट के साथ
पीक पर होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें, करीब आधी इकोनॉमी कोल से चलती है। ऐसे में मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि क्या क्या COP26 के टारगेट से हम कोप अप कर पाएंगे, और नहीं तो क्या इसमें सारा दोष भारत जैसे विकासशील देशों पर ही जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ये जो एक विषय है, इसको समझना चाहिए। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने पूरी डेवलपमेंट कर ली, जितना कोयला इस्तेमाल करना था, जितनी खाने इस्तेमाल करनी थी, जितने खनिज पदार्थ इस्तेमाल करने थे, तेल इस्तेमाल करना था, पूरा करके वो एक मैच्योर लेवल पे अपनी इकोनॉमी को ले गया। और वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उनका लाइफस्टाइल और उनका हेल्थ केयर और बाकी जो चीजें हैं, वो जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। और अब उनकी चिंताएं जो हैं, वो चिंताएं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को लेके है, क्योंकि आबो हवा हर किसी को साफ चाहिए। जबकि जिन कंट्रीज से बहुत ज्यादा मिनरल एक्सप्लॉयटेशन हुई, चाहे वो अफ्रीका था, चाहे इंडिया था जब अंग्रेजों ने यहाँ पे किया, चाइना जैसी कंट्री ने जिसने इतनी डेवलपमेंट की और एक बड़ी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी विश्व में जो बनाई है, वहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत बड़े हैं। तो अब अगर विकसित देश ये कहें कि जी एकदम से ब्रेक लगा दो, आप कोयला मत इस्तेमाल करो, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को और थोड़ी गहराई से देखा जाए, तो हमारे पास तेल यानी क्रूड ऑयल की बात हो रही है, उसमें बिल्कुल हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। दूसरा, जो रिन्यूएबल्स की बात की जाती है, रिन्यूएबल्स में भी एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें चेंजेस बहुत सारी आती हैं। आपको इक्विपमेंट होनी चाहिए, पूरी इंडस्ट्री में साइक्लिकल चेंजेस होनी चाहिए, और इस्तेमाल उसका बहुत आसान नहीं है, और उसकी स्टोरेज को लेके बहुत बड़ा एक कॉस्ट है और मैनेजमेंट है। क्योंकि आपने दिन में मान लीजिए सोलर एनर्जी से बना लिया, बट आप उसको रात में बिजली कहाँ से आएंगे? रात में तो सूरज नहीं है, तो आपको स्टोरेज करनी है। और ये हमारे लोगों को बहुत पता है, क्योंकि देश में इन्वर्टर के द्वारा बिजली इस्तेमाल करने की बहुत एक प्रैक्टिस है। तो एकदम से ये नहीं हो सकता है। जो रिपोर्ट का आपने जो उल्लेख किया कि अगले यानी 2030 तक, इन 10 वर्षों में, इस दशक में हमारी जो डिमांड है वो पीक होगी, क्योंकि तब तक बाकी ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्पेस लेंगे। इसमें COP26 से संबंधित एक कई वर्षों से जो विषय उठ रहा है कि इंडिया जैसी कंट्रीज ने ये बार बार डिमांड लगातार रखी है इन नेगोशिएशंस में, कि जो विकसित देश हैं उन्होंने इंडिया और ऐसी कंट्रीज को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए एक फंडिंग देनी है, जिससे वो चेंज हो पाए, बहुत बड़ी एक चेंज हो पाए। वो पैसा अभी तक दिया नहीं गया है। मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि वो फंडिंग जो यूके की तरफ से आनी चाहिए थी, शायद 1% या 10% अभी तक दी गई है फंडिंग, और हाँ, बाकियों का तो हिसाब किताब ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर इसमें वैसी भाषा का प्रयोग किया जाए, इन लोगों ने तो लूट के मजे ले लिए पूरे। दुनिया के जहाँ है, जंगल काट लिए, जानवर काट लिए। वो अंग्रेजों का आप इतिहास में देखिए, जब वो फोटो और वो स्टोरीज हैं कि एक कलेक्टर साहब, लाट साहब जाते थे शिकार की यात्रा पे, और 100, 150, 200 शेर, चीते, भालू मार के आ जाते थे, पता नहीं। तो इस टाइप की जो एक्सप्लॉयटेशन हुई है, और अब ये कहना पूरा अपना विकास करके कि आप लोग अब बहुत जल्दी से एकदम से टेक्नोलॉजी लीपफ्रॉग करिए, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। और इसको लेके कोयला आने वाले एक नहीं दशक, मैं तो मानता हूं कि 1.5-2 दशकों के लिए कम से कम हमारा मेन एनर्जी सोर्स रहेगा ही रहेगा। तो भारत के लिए, या भारत जैसे शील देशों के लिए, पूरी तरीके से कोयले वाले टैप को बंद करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे वो भारत हो या अन्य देश हो, जितना अपनी तरफ से कर पाते हैं वो उतना प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए। शुक्रिया।